हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इन सन क्लासेस में। मैं क्लास 9th के पूरे फिजिक्स और केमिस्ट्री को क्या करूंगा, कवर करूंगा। यह क्या है, पहला वीडियो है। ठीक, आपको डेली एक वीडियो देखने को मिलेगा, तो चलिए ध्यान से समझिएगा। फिजिक्स का आप सबका पहला जो चैप्टर है गति, पहला चैप्टर क्या है, गति। ओके, गति के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इसको हम क्या करते हैं, मोशन। क्या करते हैं, मोशन। ओके, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम गति की अवस्था में कब कहेंगे, या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कब कहेंगे, यानी किसी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट पोजीशन में कब कहेंगे और किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कब कहेंगे। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। इसमें दो टॉपिक हम सब कवर करेंगे। पहला क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट यानी कह सकते हैं विराम की अवस्था। विराम की अवस्था। विराम की अवस्था। विराम की अवस्था क्या होता है, क्या कह सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को हम विरामावस्था में कब कहेंगे। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए अभी मैं यहां पर खड़ा हूं, कुछ समय बाद देख रहे हैं वहीं पे खड़ा हूं, कुछ समय बाद देख रहे हैं पुनः यहीं पे खड़ा हूं, यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पोजीशन में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं यदि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, यदि समय के अनुसार उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो हम कहते हैं वस्तु क्या है, विरामावस्था में। ठीक, समझ में। यानी कहने का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर खड़ा हूं, 1 घंटे बाद देख रहे हैं यहीं पे खड़ा हूं, 2 घंटे बाद देख रहे हैं यहीं पे खड़ा हूं, तो यानी देख रहे हैं समय तो बीत रहा है, टाइम तो क्या हो रहा है, बीत रहा है, लेकिन हमारे पोजीशन में यानी हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी हम कहेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पोजीशन यानी विरामावस्था में। ठीक, समझ में, विरामावस्था समझ में आ गया। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा टॉपिक है इसी में स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट, इसे कहते हैं गति की अवस्था। गति की अवस्था। गति की अवस्था। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम गति की अवस्था में कब कहेंगे। जैसे देखिए अभी मैं यहां खड़ा हूं, मान लीजिए 2 मिनट बाद देख रहे हैं हमारी स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। यानी कह सकते हैं इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यदि समय के अनुसार किसी भी व्यक्ति या कह सकते हैं वस्तु का स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो हम कहते हैं वस्तु क्या है, गति की अवस्था में। यदि समय के अनुसार उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो हम कहेंगे वस्तु क्या है, विरामावस्था में। यदि समय के अनुसार वस्तु की स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो हम कहेंगे वस्तु क्या है, गति की अवस्था में। यह दो टॉपिक आशा है कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। ठीक, यहां देखिए इसको हम रिफरेंस पॉइंट लेकर भी क्या करते हैं, समझाते हैं। जैसे देखिए गति की सापेक्षता, अगला टॉपिक इसी में है गति की सापेक्षता। गति की सापेक्षता क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिविटी ऑफ मोशन। रिलेटिविटी ऑफ मोशन। जैसे देखिए हम मान लीजिए गति कर रहे हैं, यहां पर मान लीजिए क्या, कोई मान लीजिए क्या है, पेड़ है। ठीक, यहां पर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए यहां पर क्या कर रहा है, इसको रिफरेंस या कह सकते हैं रिलेटिव यानी सापेक्ष। यदि मान लीजिए यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, इस पेड़ के सापेक्ष उसकी स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो हम कहेंगे यह वस्तु जो है पेड़ के सापेक्ष क्या है, गति की अवस्था में। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम सब क्या करते हैं, जब ट्रेन में यात्रा करते हैं तो देखते हैं जो पेड़ पौधे साइड में होते हैं, लगता है हमारे हमसे दूर जा रहे हैं, यानी लगता है कि पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में क्या होता है, तो पेड़ पौधे तो गति नहीं कर रहे हैं, ट्रेन के साथ तो हम गति कर रहे हैं। यानी पेड़ पौधे जो हैं, जो पेड़ हैं, वो तो क्या है, विरामावस्था में। लेकिन वास्तव में क्या लगता है कि हम स्थित हैं और जो पेड़ पौधे हमसे बहुत तेज दूर भाग रहे हैं। लेकिन पेड़ के सापेक्ष हमारा जो हो रहा है, गति के कह सकते हैं स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। यानी इसके सापेक्ष या कह सकते हैं रिलेटिव।
यानी अगर किसी, मान लीजिए कोई मकान ले लीजिएगा, जैसे मान लीजिए कोई घर है, उसके सामने आप खड़े हैं, यदि मान लीजिए कुछ समय बाद देख रहे हैं, आप उस घर से दूर चले जा रहे हैं, यानी घर के सापेक्ष आपकी स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, व्यक्ति को कहेंगे, व्यक्ति क्या है, गति की अवस्था में। ठीक, यानी रिलेटिव, ओके, रिलेटेड, या कह सकते हैं सापेक्ष। यदि पेड़ के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो हम कहेंगे व्यक्ति क्या है, गति की अवस्था में। यदि किसी पेड़ के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो हम कहेंगे व्यक्ति क्या है, विरामावस्था में। ठीक, वही है, जस्ट सेम टॉपिक जो है उसी से रिलेटेड है। तो चलिए, यह गति की सापेक्षता आशा है कि समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम सब देखते हैं इसी में गति के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ मोशन। गति के प्रकार क्या होता है, गति के प्रकार। गति जो होता है, या कह सकते हैं इसको इंग्लिश में कहते हैं टाइप ऑफ मोशन। गति के प्रकार जिसे हम क्या कहते हैं, टाइप ऑफ मोशन। गति मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला हमारा क्या होता है, ऋजुरेखीय गति। पहला क्या होता है, पहला हमारा होता है ऋजुरेखीय गति। ऋजुरेखीय गति, पहला होता है ऋजुरेखीय गति। पहला क्या होता है, फर्स्ट हमारा क्या होता है, ऋजुरेखीय गति, जिसे हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, जिसे हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, ऋजुरेखीय गति क्या होता है, चलिए ध्यान से समझिएगा। यदि मान लीजिए कोई गतिमान वस्तु है, या कह सकते हैं कोई गति करने वाली वस्तु है, यदि किसी एक स्ट्रेट लाइन में क्या करे, गति करे, एक सरल रेखा में क्या करे, गति करे, तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं, ऋजुरेखीय गति, यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन। यदि कोई ऑब्जेक्ट है एक स्ट्रेट लाइन यानी एक सरल रेखा में गति करती है तो हम कहते हैं जो ऑब्जेक्ट है उसकी गति क्या है, ऋजुरेखीय गति कहलाएगी। ओके, दूसरा हमारा है सर्कुलर मोशन, यानी वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या होता है, पूछा जाता है वृत्तीय गति, जिसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन, जिसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति, आप सबने झूला देखा होगा। ठीक, जैसे देखिए ध्यान समझिएगा, यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी मीन पोजीशन के चारों तरफ क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो उसकी गति को हम क्या कहेंगे, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति कहेंगे। देखिए जैसे यह फॉर एग्जांपल, यहाँ देखिए यह हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, मान लीजिए एक किसी रस्सी से मान लीजिए किसी कंकड़ को बांध कर क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो इस कंकड़ को जब हम क्या करेंगे, चारों तरफ घुमाएंगे, तो इसकी जो गति होगी, इसकी गति को हम क्या कहेंगे, वृत्तीय गति। ठीक, जैसे मान लीजिए साइकिल का टायर देखे होंगे, साइकिल का रिंग देखे होंगे, यदि साइकिल के रिंग जहां टायर उस पर क्या करें, कोई कंकड़ बांध दे, कंकड़ बांध कर क्या करें, साइकिल को चलाएं, तो उस रिंग या कह सकते हैं उस टायर पे जो कंकड़ बंधा है उसकी जो गति होगी, उसकी गति को हम क्या कहेंगे, वृत्तीय गति। क्या कहेंगे, वृत्तीय गति। कौन सा गति कहेंगे, वृत्तीय गति। आगे हम सबका है दोलन गति। अगला टॉपिक है तीसरा, दोलन गति, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलेटरी मोशन। इसी को मिटा दे रहे हैं। तीसरा टॉपिक है इसी में, तीसरा गति का जो प्रकार है, दोलन गति। तीसरा दोलन गति, दोलन गति, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलेटरी मोशन, जिसे हम क्या कहते हैं, दोलन गति। चलिए इसको मिटाते हैं, दोलन गति को समझाते हैं अच्छे से। यहां देखिए, जैसे सिंपल पेंडुलम ले लीजिए, सरल लोलक जिसे कहते हैं। यह देखिए हमारा क्या है, किसी कंकड़ को किसी रस्सी से बांध कर हम क्या करें, इसको लटकाते हैं। ठीक, दोलन गति क्या होता है, अगर इसको हम थोड़ा सा इस साइड खींच कर क्या करें, छोड़ दें, तो देखेंगे यह अपने मीन पोजीशन से इधर उधर क्या करेगा, गति करेगा। यानी कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा, यानी यह इस साइड और इस साइड क्या करेगा, गति करेगा। ठीक, यानी कहने का मतलब यह दोलन गति क्या होता है,
यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी मीन पोजीशन के इधर और उधर टू एंड फ्रो, यदि कोई ऑब्जेक्ट है अपने मीन पोजीशन के इधर और उधर क्या करता है, गति करता है, तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं, दोलन गति अथवा कंपन गति के नाम से भी इसी को जाना जाता है। दोलन गति अथवा कंपन गति के नाम से भी इसी को जाना जाता है। जैसे कह सकते हैं जो यहाँ देखिए दोलन गति, यह हमारा हो गया दोलन गति अथवा कंपन गति। इसी में एक टॉपिक और समझ लीजिएगा, आवर्तकाल क्या होता है, टाइम पीरियड। अगर इस ऑब्जेक्ट को हम मान लीजिए यहाँ पर है, इसको हम क्या करें, यहाँ जाए पुनः यहाँ जाए पुनः यहाँ पर आए, यानी कह सकते हैं दोलन करने वाली वस्तु को एक चक्कर पूरा करने, यहाँ से यहाँ आएगा पुनः यहाँ से यहाँ जाएगा पुनः यहाँ से यहाँ आएगा, यानी एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल, टाइम पीरियड। जैसे देखिए घड़ी का सुई देखे होंगे, उसमें 3 सुइयां होती हैं, 1 मिनट की सुई होती है, 1 सेकंड की सुई होती है, 1 घंटे की सुई होती है। जो घंटे वाली सुई होती है उसको एक चक्कर लगाने में क्या होगा, 12 घंटे लगेगा, यानी मिनट घंटे वाली सुई का जो आवर्तकाल होगा वह क्या होगा, 12 घंटा, या कह सकते हैं 12 आवर। और जो मिनट वाली सुई होगा उसको एक चक्कर लगाने में कितना कह सकते हैं, 1 घंटा का समय लगेगा, 1 आवर, यानी उसका आवर्तकाल क्या होगा, 1 आवर। और जो सेकेंड वाली सुई होगी उसको एक चक्कर लगाने में 1 मिनट, यानी 1 मिनट में क्या करेगा, वह एक चक्कर लगा लेगा, यानी कह सकते यह इन सब का क्या होता है, आवर्तकाल होता है। ओके, हमने क्या बताया, गति बताया, कोई ऑब्जेक्ट को हम गति की अवस्था में कब कहेंगे, विरामावस्था में कब कहेंगे। फिर उसके बाद हमने बताया गति की सापेक्षता बताया, जिसे कह सकते हैं रिलेटिविटी ऑफ मोशन। फिर उसके बाद हमने देखा गति के प्रकार, गति मुख्यतः क्या होता है, 3 प्रकार को होता है। पहला रेक्टिलिनियर मोशन यानी ऋजुरेखीय गति, दूसरा क्या होता है वृत्तीय गति, तीसरा क्या होता है दोलन गति अथवा जिसे हम क्या कहते हैं कंपन गति। यदि कोई ऑब्जेक्ट अपने मेन पोजीशन के इधर और उधर क्या करता है, गति करता है, तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं, दोलन गति अथवा कंपन गति। ओके, यहीं पे हमने बताया आवर्तकाल भी क्या होता है। इस दोलन करने वाली वस्तु को एक चक्कर पूरा करने में, देखिए एक चक्कर कब पूरा होगा, यहाँ देखिए यहाँ से चला यहाँ गया, पुनः यहाँ से यहाँ गया, पुनः यहाँ से यहाँ आया, यानी एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, कह सकते हैं आवर्तकाल कहते हैं। ठीक, इसी में हम सब डिस्कशन करेंगे। अभी इसी में देखेंगे अदिश राशियां किसे कहते हैं और सदिश राशियां किसे कहते हैं, यानी स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। इसमें हमारा पहला टॉपिक है अदिश राशियां। अदिश राशियां जिसे हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज अदिश राशि किसे कहते हैं। ठीक, सिंपल में कहते हैं ऐसी भौतिक राशियां जिसे व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। यानी परिमाण की क्या होती है, आवश्यकता होती है, परिमाण जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड, जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, डायरेक्शन की नहीं, उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशियां। जैसे देखिए इन डायरेक्शन, देखिए क्या इसका डिफिनेशन होगा, ऐसी भौतिक राशियां जिसे व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशियां। क्या कहते हैं, ऐसी भौतिक राशियां जिसे व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशियां। जैसे देखिए अगर हम इस प्रकार से कहें कि हमारा जो स्कूल है या हमारा जो मार्केट है हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर स्थित है, सिर्फ 2 किलोमीटर बता रहे हैं, 2 किमी बता रहे हैं, यह हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है, यानी परिमाण बता रहे हैं, लेकिन दिशा नहीं बता रहे हैं कि किस दिशा में है। यानी यह जो हमारा एक्सप्लेनेशन होगा यह क्या होगा, अदिश राशियों के अंतर्गत आएगा। यानी अगर कहें 2 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, यह हम सिर्फ परिमाण बता रहे हैं। अगर हम इस प्रकार से कहते हैं कि हमारा विद्यालय या हमारा मार्केट हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में स्थित है, तो यहाँ देख रहे हैं क्या बता रहे हैं, पूर्व दिशा भी बता रहे हैं, यानी डायरेक्शन भी बता रहे हैं,
तो इस केस में यह क्या होगा, सदिश राशि होगा। ठीक, तो चलिए पहले हम सब अदिश के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैग्नीट्यूड यानी परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि है। ठीक, यहाँ देखिए जितने भी 7 SI मात्रक आप सब पढ़े हैं, 7 SI यूनिट के बारे में हम सब ने क्या किया है, डिस्कशन किया है। जो 7 SI मात्रक होते हैं, जैसे लंबाई का मात्रक पढ़े हैं मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का पढ़े हैं सेकेंड, वैद्युत धारा के एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मोल। तो यह जो 7 SI मात्रक होते हैं, यह सब क्या होते हैं, सब अदिश होते हैं। ओके, 7 SI मात्रक जो होते हैं सब क्या होते हैं, अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, और हो गया जैसे दूरी हो गया, दूरी भी क्या होता है, अदिश राशि हो गया। ठीक, कार्य जो होता है वह अदिश राशि होती है। यानी इन सबको डिफाइन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अभी आप सब आगे आएंगे तो पढ़ेंगे जो हमारा वैद्युत धारा होता है, या कह सकते हैं जो हमारा विद्युत धारा होता है, उसमें तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। इसको तो सदिश होना चाहिए, लेकिन यह क्या होता है, अदिश होता है। अभी आगे आएंगे 11 में, तब क्या करेंगे देखेंगे, इसके बारे में डीप में डिस्कशन करेंगे। ओके, यह हमारा क्या हो गया, 7 SI यूनिट क्या हो गई, अदिश हो गई। यानी इनको परिभाषित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अब उसके बाद हम सब देखेंगे सदिश राशियां क्या होती हैं। सदिश राशियां, सदिश राशियां बस वही ऐसी भौतिक राशियां जिसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। यानी ऐसी भौतिक राशियां जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि। यानी दोज फिजिकल क्वांटिटीज, यानी ऐसी भौतिक राशियां जिसे डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशियां। ठीक, यदि हम इस प्रकार से कहें कि हमारा जो विद्यालय या हमारा जो घर है, या हमारा विद्यालय जो है हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में स्थित है, पश्चिम दिशा में स्थित है, दक्षिण दिशा में स्थित है, तो यहाँ मैग्नीट्यूड भी बता रहे हैं और दिशा भी बता रहे हैं, डायरेक्शन भी बता रहे हैं, तो हम कहेंगे यह जो होगा वह क्या होगा, सदिश राशि। इसका जो एग्जाम्पल होता है, विस्थापन होता है, विस्थापन बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, विस्थापन होता है, संवेग होता है, संवेग होता है, वेग होता है, वेग होता है, त्वरण होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप सब याद कर लीजिए। त्वरण होता है, बल होता है, बल होता है, यह सब बहुत सारी आदि फिजिकल क्वांटिटीज जो होते हैं, यह सब क्या होते हैं, सब सदिश राशियां यानी वेक्टर क्वांटिटी हैं। ठीक, समझ में आया। अब इसके बाद अगर इन दोनों में अंतर देखना है, अदिश राशियां और सदिश राशियों में अंतर क्या होता है, तो इसको भी आप सब देख सकते हैं। अंतर बस क्या बताना है, यहाँ देखिए अदिश राशियों को हम यहाँ एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, अदिश राशियों को जोड़ा और घटाया भी जा सकता है। यानी दीज आर फॉलो द वेक्टर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। जो अदिश राशियां होती हैं जोड़ और घटाने के रूल को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। ठीक, पहला पॉइंट इसमें अगर अंतर पूछ रहा है तो क्या कहेंगे, अदिश राशियां दोनों को परिभाषा लिख लीजिएगा, एक साइड अदिश लिखिएगा, एक साइड क्या करिएगा, सदिश लिखिएगा। अदिश वाले में जैसे डिफरेंस, अगर अंतर पूछा जाए अदिश और सदिश में अंतर क्या है, तो एक साइड क्या करिए, अदिश राशियां लिखिएगा, अदिश, दूसरे साइड क्या कर लेंगे, सदिश लिख लेंगे। तो पहला पॉइंट दोनों का परिभाषा, इनको परिभाषित करने के लिए, इनको डिफाइंड या परिभाषित करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है। इनको परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, परिमाण तथा दिशा दोनों का कह सकते हैं। अदिश राशियों को डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, इसको डिफाइन करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक,
समझ में आया? इसको डिफाइन करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, इसको डिफाइन करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती। यह वेक्टर एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल को फॉलो करता है, यह वेक्टर एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल को फॉलो नहीं करता है। ठीक, एक सदिश राशि को हम एक वेक्टर के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये सब क्या है, डिफरेंस है। डिफरेंस दे सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं, उदाहरण यहाँ अदिश राशि का दे दीजिए, सदिश राशि का उदाहरण दे दीजिए, जो मैंने अभी बताया। ठीक, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अब दूसरे वीडियो में हम सब डिस्कशन करेंगे, कर सकते हैं दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। अगला वीडियो हमारा कल इस टॉपिक पे क्या होगा, आएगा, दूरी और विस्थापन। ओके, धन्यवाद।